हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं और अभी जो है हम लोग 2009 का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। यानी 2009 में जो पूछा गया प्रश्न उसको हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका जो है दोस्तों पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, यह पार्ट 2 है। तो इसका और एक पार्ट आएगा, यानी पार्ट 3 भी आएगा, यानी 50-50 प्रश्न जो हम लोग ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए पार्ट 2 के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह हिस्ट्री का प्रश्न है। तो हिस्ट्री में क्या पूछा गया है देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। तो चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? श्रवणबेलगोला में स्थित है, कि राजगीर में स्थित है, कि नालंदा में, कि बोधगया में? तो अगर उत्तर की बात करें दोस्तों तो आपका श्रवणबेलगोला इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे चंद्रगुप्त जो थे दोस्तों, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो जैन धर्म में जो है आपको श्रवणबेलगोला, जो कि दक्षिण भारत का एक स्थान है दोस्तों, तो यहाँ पर वह मंदिर स्थित है, यानी जैनियों का। और यहीं पर जो है दोस्तों चंद्रगुप्त जो है अपने प्राण त्यागे थे। एक संलेखना विधि होता है दोस्तों जैनियों में, यानी कि भूखे प्यासे रह कर के जो है शरीर का त्याग किया जाता है। यानी कि अंतिम घड़ी में क्या करते हैं जो जैनी लोग होते हैं, वह भूखे प्यासे रह कर के जो है अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये श्रवणबेलगोला में जो यह स्थान चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। और यह कहाँ है दोस्तों? दक्षिण भारत में है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। तो वह विक्रमादित्य कौन था दोस्तों? तो वह विक्रमादित्य कौन था, वह पूछा जा रहा है दोस्तों, जिसने कि हुनों को क्या किया? परास्त किया था। तो हुनों को परास्त करने वाला जो है कौन था, यह पूछा जा रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के रूप में हम लोग जानते हैं वह थे, कि कुमारगुप्त विक्रमादित्य थे, कि स्कंदगुप्त विक्रमादित्य थे? तो सही आंसर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के ने ही क्या किया था दोस्तों? हुनों को परास्त किया था। तो यह आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह कौन किस वंश का था दोस्तों? तो गुप्त वंश का शासक था। अगला प्रश्न है हमारा कि शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो किस लिपि में है दोस्तों? बाही लिपि में है, कि खरोष्टी लिपि में है, कि यूनानी लिपि में है, कि अरमाइक लिपि में है? तो सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो खरोष्टी लिपि में जो है यह शाहबाजगढ़ी का जो अशोक का जो सप्तम अभिलेख है दोस्तों, यह है आपका खरोष्टी लिपि में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यह जो है दोस्तों यानी इसमें जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। यानी इस जो है अशोक का जो ये सप्तम शिलालेख है जो कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तो उसमें क्या है? तो अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट थे, कि प्रतिहार पाल एवं पुष्यभूति थे, कि प्रतिहार पाल एवं चोल थे, या प्रतिहार पाल एवं चोल थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट। तो ये जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष कहिए या त्रिपक्षीय संघर्ष कहिए। तो यह संघर्ष किसके लिए हुआ था दोस्तों? तो कन्नौज के लिए जो है यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो कन्नौज उस समय क्या था दोस्तों? आर्थिक दृष्टि से जो है बहुत ही समृद्ध था। यानी कि पाटलिपुत्र के बाद जो है दोस्तों यानी मगध साम्राज्य का जब ये हो गया, यानी कि उसका जब मगध साम्राज्य धीरे धीरे जो है ढलने लगा, तो वहाँ पर पाटलिपुत्र का जो है महत्व घट गया और कन्नौज का महत्व जो है बढ़ गया। तो ये कन्नौज आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थी। तो उसके लिए क्या हुआ, दोनों यानी ये प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट जो थे, ये तीनों जो है राजवंश आपस में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष किए। और यह त्रिपक्षीय संघर्ष दोस्तों
सिर्फ एक राजाओं के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बहुत से जो शासक और उसके जो है आने वाली पीढ़ियों ने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो ये प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था। तो महमूद गजनवी किस वंश में हुआ था दोस्तों? तो यह जो है यामिनी वंश में उत्पन्न हुआ था। और यह महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। तो कई बार इनके पिता से जोड़ के भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो है 27 वर्ष की अवस्था में जो है दोस्तों, यानी मात्र 27 वर्ष की अवस्था में जो है 998 ईस्वी पर गद्दी में बैठा। यानी 27 वर्ष की ईस्वी में ही ये क्या हुआ? शासक बना। और इसको है जो बहुत सारे नाम से पुकारा गया दोस्तों, जैसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला, यमीन उल मिल्ला और यमीन उद दौला। तो ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बलबन 1225 से 1287 इसका शासनकाल है दोस्तों। तो इसका मूल नाम पूछा जा रहा था दोस्तों। माता पिता के नाम से जोड़कर भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार वंश या कुल के नाम से भी जोड़ के पूछा जाता है, और कई बार मूल नाम से भी पूछा जाता है। तो ये देखिए मूल नाम आ गया। इसके पहले जो है वंश का नाम पूछा गया था। तो इसका सही जवाब यानी बलबन, जो कि बलबन का मूल नाम क्या था यह पूछा जाए। तो इसका सही जवाब की हम लोग बात करें दोस्तों, तो बहाउद्दीन बलबन इसका नाम था। यानी मूल नाम इसका बहाउद्दीन था और बाद में इसका नाम बहाउद्दीन यानी बहाउद्दीन बलबन इसका नाम था। इसका शासनकाल 1255 से 1287 के बीच माना जाता है। और यह जो कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का शासक था। यानी कहाँ का था यह? गुलाम वंश का था। और यह गुलाम वंश में पता ही होगा दोस्तों कि सब एक दूसरे के गुलाम थे। तो यह किसका गुलाम था दोस्तों? तो यह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था दोस्तों? यानी बलबन तो इल्तुतमिश का गुलाम था, और इल्तुतमिश गुलाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो चूँकि यह वंश गुलामों से ही रिलेटेड था, तो इस वजह से जो है इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। तो 1266 ईस्वी में बलबन के नाम से वह दिल्ली पर बैठा। तो कब बैठा दोस्तों? 1266 में यह है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो इसका नाम मूल क्या था? बहाउद्दीन। अगला प्रश्न है हमारा कि वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था। तो वह इतिहासकार कौन था दोस्तों? तो वह इतिहासकार आपका था बर्नी। तो बर्नी ने जो है किसको आंशिक रूप से पागल कहा दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को जो है आंशिक रूप से पागल कहा। क्यों कहा दोस्तों? तो इसकी अपनी सनक भरी योजनाएं थी। यानी इसकी जो योजनाएं थे दोस्तों, तो यह योजनाएं तो अच्छी बनाता था, बट यह जो यानी धरातल पर जो है कारगर नहीं होता था। वो हमेशा यानी इसके द्वारा लगाई गई सारी योजनाएं क्या हो जाती थी? फेल हो जाती थी। और इसके यानी योजनाओं, इसके क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति जो है यह जो है उपेक्षा का भाव रखता था। तो इस वजह से जो है बर्नी ने इसे क्या कहा? आंशिक रूप से पागल कहा। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोही राम प्यारा, तो तुरक कहे रहीमान। तो यह किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो यह एकमात्र कबीरदास ही है जो दोनों धर्म की बुराई करते थे दोस्तों। यानी दोनों धर्म में, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इसमें जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, बाह्य आडंबर थे, जो बुराइयाँ थी, उन सब का ये जो क्या करते थे? खुलकर जो है ये विरोध करते थे। और कबीरदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 1425 में जो है इनका जन्म हुआ था। और यह एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे दोस्तों। तो इनकी खासियत यही है कि इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा
जब तप अवतारवादी आदि का जो है घोर विरोध किया। यानी जो हम लोग वैदिक काल में जो देख रहे थे बाह्य आडंबर, जो दैनिक कर्मकांड, उन सब का क्या करते थे, ये जाति प्रथा सब इस सब का विरोध करते थे। तो ये किसके थे, एकेश्वरवाद में यह आस्था रखते थे। तो ये किनकी पंक्ति हैं दोस्तों, तो कबीर दास की पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया। तो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है दोस्तों बंगाल का बिहार में विलय जो है आपका 1911 में किया गया। दोस्तों 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा कर दिया गया। तो बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था दोस्तों, और यहाँ हिंदू क्या थे, अल्पसंख्यक थे। और पूर्वी बंगाल में जो हिंदू अधिक थे और वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। तो दोनों जगह जो है इसकी नीति कर्जन की ऐसी थी कि फूट डालो राज करो की नीति, यानी फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो है 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया। किंतु पूरे देश में इसका इतना अधिक बहिष्कार हुआ, लोग इतना अधिक सड़कों पर उतर आए, विदेशी कपड़ों को जलाने लगे, यानी बहिष्कार का जो है यानी तरीका जो है बहुत ज़्यादा जो है विद्रोही रूप ले लिया। तो इस वजह से जो है जो सरकारी हुकूमत थी, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, तो परेशान होकर के 1911 में क्या किया, फिर से जो है यानी बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो बिहार में पैदा होने वाले राष्ट्रपति का नाम बताना है दोस्तों। तो आप लोग सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो है हमारे यानी बिहार के लाल थे, जो कि आपका प्रथम राष्ट्रपति भारत के बनाए गए थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बिहार ने ऐसी बहुत सी हस्तियां दी है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी जो है इस देश का नाम रोशन किया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का नाम जो है संपूर्ण विश्व में रोशन किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था। तो लखनऊ के ऐतिहासिक विरासत यानी ऐतिहासिक मकबरा इमरात, दोस्तों इमरात पूछा गया, इमरात को किसने बनवाया था। तो गलती होगी दोस्तों पढ़ने में, रीडिंग में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक भी है। तो लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमरात को किसने बनवाया था यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है यह मकबरा बनवाया गया था। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, बस नाम याद रखिए। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया। तो नया पोस्ट ऑफिस जो है एक्ट आपका पारित किया गया आपका किसके द्वारा, यानी किसके द्वारा पारित किया गया यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है आपका नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पारित किया गया। इसके द्वारा ही जो दोस्तों रेल व्यवस्था यानी रेल सुविधा की जो व्यवस्था की गई आपको, यानी लॉर्ड डलहौजी को जो है पोस्ट ऑफिस के लिए और ट्रेन के परिचालन के लिए जो है इसके कार्य को जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए क्योंकि इससे जुड़ करके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि 1757 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संताल विद्रोह के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था दोस्तों यह पूछा जा रहा है। तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है दोस्तों यह संताल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया गया था। और यह जो है दोस्तों उस समय बिहार में हुआ था, लेकिन अभी यह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड में यह क्षेत्र है। और झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यह भी याद रखिए क्योंकि बहुत बार इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया। तो इसका लॉर्ड लिटन जवाब हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वह 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है पारित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
और इसके द्वारा दोस्तों लिटन ने भारतीय समाचार पत्र के द्वारा, यानी ये जो है भारतीय समाचार पत्र था दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसके तहत जो है यह एक्ट पारित करके यानी समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंधता लगा दी। यानी जो उस समय क्या था दोस्तों, ये जो 1878 का ये दिखा रहा है टाइम, देखिए 1878, और 1857 में क्या हुआ था आपका, झांसी की रानी यानी सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे, यानी इसमें तो पूरा बिहार से कुंवर सिंह थे और पूरा देश तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर अंग्रेज़ इस ये विद्रोह जो हुआ था आपका सिपाही विद्रोह, तो यहाँ अंग्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा डर गए। तो वहाँ पर क्योंकि अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब भारतीयों को रोकना जो है बहुत मुश्किल है, यानी राष्ट्रीयता की भावना का जो है उदय उस काल तक होने लगा था। इस चीज़ का एहसास जो है अंग्रेज़ों को भी हो गया था और भारतीयों को भी हो गया। तो उस राष्ट्रीयता की भावना को जन जन तक ना पहुँचे, यानी जन जन तक कैसे पहुँचता है, पुस्तकों के माध्यम से। आज के तरह नेट तो उस टाइम तो था नहीं दोस्तों, तो पुस्तकों और समाचार पत्रों के माध्यम से ही हो रहा था। तो इस वजह से ही कि समाचार पत्रों के यानी रोक लगाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, ताकि जो भी क्रांतिकारी विचारधारा है या उस टाइप के लोग जो है उसकी भावना जो है जनसाधारण तक ना पहुंच पाए। तो ये इसलिए यह किया गया था। तो आपका लॉर्ड लिटन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है। तो मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, तो राजगीर पहाड़ी पर जो है मौर्यकालीन हीनयान जो है आपका गुफाएं स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। तो वह कौन था, तो वह कौन था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। यानी शीताध्यक्ष जो है कौन था, तो राजकीय कर्मचारी था दोस्तों शीताध्यक्ष। और यह जो है इसका कार्य क्या होता था दोस्तों, यानी शीताध्यक्ष जो है सरकारी कर्मचारी था और शीताध्यक्ष जो कृषि व्यवस्था से संबंधित कार्यों को जो है वह देखता था। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, शीताध्यक्ष किस लिए, शीताध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की जाती थी, किस लिए की जाती थी, तो भूमि या कृषि की व्यवस्था के से संबंधित शीताध्यक्ष जो है कर्मचारी था। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। तो आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में से इस उद्देश्य के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। तो यानी अशोक ने जो धम्म नीति के प्रचार के लिए जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी दोस्तों, तो वह किस नाम से जाने जाते थे, तो यह पूछा जा रहा। तो ये धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते थे। तो इनकी अशोक की एक पुत्री थी, पुत्री थे संघमित्रा, और पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों। तो ये अपने पुत्र और पुत्री को भी जो है श्रीलंका भेजे थे, संघमित्रा। तो ये अपने पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुत्र तिस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो आपका अशोक के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ हुई थी दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो है मोगलीपुत्र तिस कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। तो इस मोगलीपुत्र तिस के द्वारा ही जो है पुस्तक लिखी गई दोस्तों। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कथावत्तु के नाम से जो यह पुस्तक है, कथावत्तु, यानी मोगलीपुत्र तिस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वह कथावत्तु के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो दोस्तों यह प्रश्न तो बहुत बार बीपीएससी का लगता है फेवरेट प्रश्न है ये और 1857 से जो है प्रश्न आपका रहता ही रहता है। तो ये 1857 को तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और ये चंपारण सत्याग्रह भी बहुत बार पूछा गया। तो राजकुमार शुक्ल के जो है आमंत्रण पर जो है गांधी जी आपका बिहार आए। दोस्तों 9 जनवरी को जो है 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए और आपको यानी कि 1917 में जो है आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 में। और यह चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर, रिक्वेस्ट पर जो है गांधी जी जो है बिहार आए और यहाँ पर जो है नील के खिलाफ जो किसान विद्रोह कर रखे थे, तो नील उसके खिलाफ जो है यानी सरकारी जो नियम थे किसानों के खिलाफ, तो उससे मुक्ति दिलवाई। दोस्तों राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो महात्मा गांधी का यह विद्रोह रहा 1917 में, तो यह महात्मा गांधी का पहला विद्रोह रहा भारत में। तो यह भी अंतर रखिए याद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपका शेरशाह सूरी के द्वारा जो है यह निर्माण करवाया गया था। तो बिहार के सासाराम में स्थित है यह, यानी ये जो है बिहार के सासाराम में स्थित रोहतास के किले का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। और शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर भी बसाया। यानी शेरसूर नामक नगर भी किसके द्वारा बसाया गया दोस्तों? तो शेरशाह सूरी के द्वारा ही बसाया गया। अगला प्रश्न है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ी जाती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो जोड़ी जाती है दोस्तों मॉस्को को व्लादिवोस्टॉक से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। तो लॉरेंस की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका फ्रांस में जो है लॉरेंस की खाड़ी स्थित है। पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। तो पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है किससे दोस्तों? तो यह जो है आपका हैती से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ज्योग्राफी का प्रश्न है दोस्तों ये सब। इसके पहले हिस्ट्री का प्रश्न था। इसका पार्ट 1 में जो है दोस्तों बिल्कुल सारा 50 का 50 प्रश्न लगभग जो करेंट से ही था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गहरा सागरीय भाग समाहित करता है। तो गहरा सागरीय भाग किसमें समाहित करता है? तो ऊर्जा को समाहित करता है गहरा सागरीय भाग। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो अंध महासागर में अमेजन नदी जो है 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका उद्गम स्थान की बात करें दोस्तों तो लेगो विलोफेरो जो है इसका उद्गम स्थान है। लेगो विलोफेरो। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, उद्गम स्थान भी। तो यह जो है यानी यह इसका उद्गम स्थान है। अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा यानी चौड़ी नदी, यानी लंबी नदी की बात करें तो लंबी में कौन हो जाएगी दोस्तों? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और प्रवाह क्षेत्र की अनुसार जो है सबसे चौड़ी नदी यानी अमेजन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार रखने वाले राज्यों का सही क्रम है। तो सही क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का जो भंडार रखते हैं तो सबसे ज़्यादा झारखंड में है दोस्तों, फिर उड़ीसा में है, कर्नाटक में है और छत्तीसगढ़ में। तो ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। यानी ये राज्य जो है झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यह लौह अयस्क के भंडार के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। तो हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में किसके स्थित है दोस्तों? तो यह जो है आपका भीमा एवं गोदावरी नदियों के मध्य में जो हरिश्चंद्र श्रेणी आपका स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ दोस्तों? तो 1906 में जो है प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। और उस समय ये कहाँ हुआ दोस्तों? तो तमिलनाडु के रानीपेट
इस्पात में प्रथम कारखाना 1906 में स्थापित हुआ। और स्टील जो है टाटा स्टील है दोस्तों, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी। तो यह भी पूछा जाता है। यानी 1906 में उर्वरक कारखाना आपका तमिलनाडु में हुई और 1907 में जो है टाटा स्टील की स्थापना जमशेदपुर यानी टाटा नगर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल मध्य में किसके स्थित है दोस्तों? तो अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के मध्य में जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। तो रावत भाटा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है दोस्तों? तो अणु ऊर्जा से यह संबंधित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो महानदी की सहायक नदी जो है आपका हसदेव नहीं है। बांसकी, शिवनाथ, ईब और सेई ये सब क्या है? महानदी की सहायक नदी है। यह जो है हसदेव जो है दोस्तों, यह जो है मतलब इसकी महानदी की सहायक नदी नहीं है। यह आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में जो है सिहावा के पास से निकलती है। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो वर्ष 2001 में निम्नतम लिंग अनुपात पाया गया। तो 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है आपका सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा में। तो हरियाणा में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात था। अगला है सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो यह कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में जो है यह स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? तो पुराना नाम पटना का कौन नहीं है दोस्तों? तो पुष्पपुर भी पटना का नाम है, कुसुमपुर भी पटना का नाम है, अजीमाबाद भी। जो खासपुर जो है यह पटना का नाम नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो बिहार जो है एकमात्र उत्पादक किसका है दोस्तों? तो बिहार जो है आपका पायराइट का एकमात्र उत्पादक है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार का कौन सा जिला में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जा रहा है दोस्तों आपका। तो भभुआ में जो है यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। अगला प्रश्न है हमारा बिहार में जिलों के लिंग अनुपात का सही अवरोही क्रम है। तो बिहार में जो है लिंग अनुपात का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सिवान हो जाएगा, सबसे पहले गोपालगंज, फिर सारण, फिर नवादा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आएंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार आएंगे। तो हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न जानना है, तो इसलिए हम लोग जो है प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में 2001 में न्यूनतम महिला साक्षरता पाई गई थी। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि आपका जो जनगणना से जोड़ करके जो है प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको देव स्टडीज़ पे जो है दोस्तों जनगणना से संबंधित वीडियो अपलोड है। इसमें जो है बिहार की जनगणना से भी संबंधित वीडियो अपलोड है दोस्तों, और भारत की जनगणना से भी संबंधित वीडियो अपलोड है। तो दोनों अलग अलग वीडियो अपलोड है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के जनगणना से संबंधित वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जनगणना से जो प्रश्न दोस्तों कम से कम 1 से 2 ज़रूर रहेगा। तो जनगणना को तो बिल्कुल जो है छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या पूछ रहा है? बिहार में 2001 न्यूनतम महिला साक्षरता पाई गई थी। तो कहाँ पाई गई थी दोस्तों? तो आपका किशनगंज में है जो न्यूनतम साक्षरता पाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो बिहार में सवाना वनस्पति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो आपका पश्चिम चंपारण में जो है यह वनस्पति पाई जाती है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ दोस्तों?
तो 1965 में जो है बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है स्थापित हुई। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में स्थापित की गई थी दोस्तों, यानी स्थापना की तो बात करें तो 1964 में ही हो गई थी, किंतु इसको मान्यता जो है 1965 में मिला था। यानी जो है तत्कालीन जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे हुमायूं कबीर, तो इनके द्वारा जो 1965 में मान्यता दी गई थी। तो 1965 ही जो है मान्य डेट है इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अमल कब हुआ। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को अमल हुआ था। तो यह प्रश्न सबको पता होगा, और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल थॉट ऐसा कि दोस्तों ये प्रश्न अब इस टाइप का प्रश्न यानी इतना आसान प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है थोड़ा टफ हो गया है, कंपटीशन लेवल हाई हो गया है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है दोस्तों। तो सरकार को जब बेस्ट मिल सकता है तो बेस्ट कैसे लेंगे वो सरकार, तो कंपटीशन को हार्ड करके ही लेंगे, टफ करके ही लेंगे। तो इस वजह से कंपटीशन का लेवल टफ हो गया, तो इस टाइप का प्रश्न अब नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है दोस्तों भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ से थे दोस्तों, तो बिहार से थे, यानी ये बिहार के लाला थे। और अभी देखिए बिहार जो है, मैंने पहले ही कहा दोस्तों, इस बिहार की धरती पर जो है बहुत जो है यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत का नाम जो है विश्व स्तर पर किए हैं। तो अभी भी देख लीजिए, आपका यूपीएससी का जो टॉपर है वह भी बिहार से है दोस्तों, और बिहार से है जो टॉप 10 में जो है 3 आपके बिहार से हैं, यानी 3 कैंडिडेट आपके बिहार से। तो यह भी है जो गर्व की बात है दोस्तों हम सब के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका श्री टी कृष्णामाचारी, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों को कब यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो इसका यानी 94 का आंसर हो जाएगा आपका 1969 में। तो 1969 में जो है 14 बैंकों का जो है क्या हो गया, विलय हुआ। किसके द्वारा हुआ दोस्तों, यानी 1969 में कितने बैंकों का हुआ, तो आपका 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का विलय हो गया। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है इसका यानी 15 अप्रैल जो है 1980 को दोस्तों फिर से दोबारा जो है इसका बैंकों का जो है पुनः राष्ट्रीयकरण हुआ। और वर्तमान यानी उस टाइम के बात करें दोस्तों तो 19 बैंक जो है इस श्रेणी के अंतर्गत आते थे, यानी यह जो है 2009 का प्रश्न है, तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। करंट में ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस टाइम का करंट हम लोगों के किसी काम का नहीं होगा, तो फिर भी कुछ जानकारी रहता है मेरे पास, तो मैं सोचती हूँ कि दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, जानकारी कभी बेकार नहीं जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है यह स्वर्ण अंकुश कानून दिया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर यानी उस टाइम के गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उस समय जो है कौन थे, रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर थे। अगला प्रश्न है हमारा कि 12वां वित्त आयोग के प्रमुख कौन थे। तो 12वां वित्त आयोग के प्रमुख कौन थे दोस्तों, तो आपका डॉक्टर सी रंगराजन जो है 12वें वित्त आयोग के प्रमुख थे। यह भी करंट का ही प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शहरों में से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में सुप्रसिद्ध है। तो कौन सा ऐसा शहर है दोस्तों, तो बेंगलुरु जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में के रूप में सुप्रसिद्ध था दोस्तों। बेंगलुरु जो है अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, हर चीज़ में जो है यह आगे है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपका जेनेवा में जो है यह विश्व व्यापार संगठन WTO का जो है मुख्यालय स्थित है। और
इसकी स्थापना यानी विश्व व्यापार संगठन की यानी जो मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। और 1 जनवरी 1995 में क्या की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी। तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी को। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज़ के नोट प्रजा के लिए शुरू की गई थी। तो आपका चीन में हो जाएगा दोस्तों। कागज़ का इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो यह भी जो है चीन में ही की गई। तो आपका डी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन में। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो हम लोग कल मिलते हैं इसका तीसरे पार्ट के लिए। तब तक के लिए आप सबों को शुभ रात्रि।